आज की दुनिया में हम सब ने एक अजीब सी दौड़ लगा रखी है। हर चीज आसान चाहिए, तेज चाहिए, आरामदायक चाहिए। एसी का तापमान बिल्कुल सही हो, खाना एक क्लिक में दरवाजे तक पहुंच जाए और जिंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ ना आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आराम जो हमें इतना प्यारा लगता है, कहीं वही हमारी सबसे बड़ी समस्या तो नहीं बन गया? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलता है। वो कोई साधु या दार्शनिक नहीं, बल्कि एक सामान्य आधुनिक इंसान है जो बाकी लोगों की तरह आरामदायक जिंदगी जी रहा था। अच्छा काम, सुरक्षित जीवन, सुविधाओं से भरा दिनचर्या। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ खाली सा लगता है। शरीर सुस्त हो चुका है, दिमाग हर समय उलझा रहता है और जीवन में वो असली खुशी गायब सी लगती है। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा। ये यात्रा बाहर की दुनिया की कम और अंदर की दुनिया की ज्यादा है। लेखक समझने लगता है कि इंसान लाखों सालों तक कठिन परिस्थितियों में जीता आया है। ठंड, भूख, खतरे, अनिश्चितता, यही हमारी असली ट्रेनिंग थी। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में हमने खुद को इतना सुरक्षित और आरामदायक बना लिया कि हमारा शरीर और दिमाग उस पुराने डिजाइन से मेल खाना बंद कर चुका है। इसी सोच के साथ लेखक एक बेहद कठिन निर्णय लेता है। वो खुद को जानबूझकर असुविधा में डालने का फैसला करता है। ऐसा नहीं कि उसे दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या तकलीफ के अंदर कोई छुपा हुआ फायदा है। इस प्रयोग की शुरुआत होती है अलास्का की जंगली धरती से। ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, अस्पताल नहीं और मदद आने में कई दिन लग सकते हैं। चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवा, जंगली जानवर और मौत का वास्तविक खतरा। वहां जाकर पहली बार लेखक को एहसास होता है कि असली डर क्या होता है। लेकिन इसी डर के साथ एक अजीब सी स्पष्टता भी आती है। दिमाग फालतू बातों से खाली होने लगता है, हर पल जिंदा होने का एहसास होता है। वो देखता है कि आधुनिक जीवन में हमारे डर ज्यादातर काल्पनिक हैं। ईमेल का जवाब देर से चला गया, इंटरनेट स्लो हो गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई। लेकिन जंगल में डर वास्तविक होता है। ठंड से मर जाने का डर, भूख का डर, जानवरों का डर, और यही डर इंसान को पूरी तरह वर्तमान में ले आता है। इस यात्रा के दौरान लेखक कई वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और रिसर्चर्स से मिलता है। सब एक ही बात अलग अलग शब्दों में कहते हैं। इंसान को थोड़ी तकलीफ की जरूरत है। भूख, ठंड, शारीरिक मेहनत, अकेलापन, ये सब दुश्मन नहीं है। सही मात्रा में ये हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत बनाते हैं। एक जगह लेखक कंफर्ट क्रीप की बात करता है, यानी जैसे जैसे हमें ज्यादा सुविधाएं मिलती जाती हैं, हम पुराने आराम को भी समस्या मानने लगते हैं। पहले पंखा लग्जरी था, फिर एसी जरूरी हो गया। पहले सीढ़ियां सामान्य थीं, अब लिफ्ट चाहिए। नतीजा ये कि हमारी सहन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसी तरह वो भूख के बारे में भी बात करता है। आज हम भूख को दुश्मन मानते हैं। जैसे ही हल्की सी भूख लगी, तुरंत कुछ खा लेते हैं। लेकिन इंसान का शरीर भूख के लिए बना है। थोड़ी देर भूखा रहना शरीर को साफ करता है, दिमाग को तेज बनाता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है। लेखक खुद अनुभव करता है कि जब खाने की सुविधा सीमित होती है, तब खाने का सम्मान बढ़ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और लेखक शिकारियों के साथ समय बिताता है। यहाँ शिकार को हिंसा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में दिखाया गया है। जानवर को मारना आसान नहीं होता। उस पल इंसान को जीवन और मृत्यु की कीमत समझ में आती है। लेखक बताता है कि जब आप खुद अपने खाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, तब आप खाने को बर्बाद नहीं करते और प्रकृति से आपका रिश्ता गहरा हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है अकेलापन। आज हम अकेले रहने से डरते हैं। फोन, सोशल मीडिया, शोर, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जंगल में लेखक कई घंटों तक बिल्कुल अकेला बैठा रहता है। शुरुआत में ये असहज लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही अकेलापन शांति में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अकेले रहना और अकेलापन दो अलग चीजें हैं। किताब ये भी बताती है कि बोरियत कितनी जरूरी है। आज हम बोर नहीं होना चाहते, इसलिए हर खाली पल में स्क्रीन देख लेते हैं। लेकिन बोरियत ही रचनात्मकता को जन्म देती है। जब दिमाग को कुछ नहीं मिलता, तब वो नए विचार पैदा करता है। लेखक महसूस करता है कि कठिन परिस्थितियों में उसका दिमाग ज्यादा साफ और रचनात्मक हो जाता है। पूरी कहानी का सार यही है कि आधुनिक जीवन ने हमें जरूरत से ज्यादा आराम दे दिया है, और इस आराम ने हमें कमजोर बना दिया है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। समाधान ये नहीं कि हम सब जंगल में रहने लगे, बल्कि ये कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी जानबूझकर असुविधा जोड़ें। जैसे कभी कभी भूखे रहना, ठंड सहना, पैदल चलना, भारी सामान उठाना, बिना फोन के समय बिताना और नए नए मुश्किल काम करना। ये छोटी छोटी चीजें हमें फिर से उस इंसान से जोड़ती हैं जो हम असल में हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। ये बताने के लिए कि सुख सिर्फ आराम में नहीं, बल्कि संघर्ष में भी छुपा है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है। और शायद यही वजह है कि जब लेखक अलास्का की उस कठोर धरती से वापस लौटता है, तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता,
दुनिया वही होती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल चुका होता है। अब छोटी छोटी परेशानियां उसे नहीं हिलाती, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि इंसान असुविधा से टूटता नहीं बल्कि निखरता है। जंगल में बिताए गए दिन लेखक को एक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वो देखता है कि असुविधा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी नया आकार देती है। जब चारों तरफ खतरा होता है तब दिमाग फालतू सोच में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। हर इंद्रिय जाग जाती है, आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, नजर दूर तक देखने लगती है और समय जैसे धीमा हो जाता है। लेखक बताता है कि आधुनिक जीवन में हम लगातार कम खतरे वाली दुनिया में जी रहे हैं। सड़क पार करते समय भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग, संकेत और नियम होते हैं। घर में फायर अलार्म, बीमा, बैकअप प्लान, ये सब जरूरी है। लेकिन समस्या तब होती है जब जिंदगी में चुनौती बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तब दिमाग खुद ही समस्याएं बनाने लगता है। इसी दौरान वो एक मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में जानता है, जिसमें बताया गया है कि जब लोगों के जीवन से बड़ी समस्याएं हट जाती हैं तो वे छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ी समस्या मानने लगते हैं। यही कारण है कि आज इतने आराम के बावजूद लोग ज़्यादा चिड़चिड़े, परेशान और असंतुष्ट हैं। लेखक इसे कंफर्ट क्राइसिस कहता है, यानी आराम की वजह से पैदा हुई परेशानी। यात्रा आगे बढ़ती है और हालात और कठिन होते जाते हैं। तेज हवाएं, ठंड, नींद की कमी और लगातार शारीरिक मेहनत। कई रातें ऐसी होती हैं जब शरीर थक कर टूटना चाहता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि अगली सुबह उठते समय मन पहले से ज्यादा शांत होता है। लेखक समझने लगता है कि असली थकान शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की होती है, और जब दिमाग को एक स्पष्ट उद्देश्य मिल जाता है तो शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा सहन कर सकता है। यहाँ वो मिसोगी नाम के एक पुराने जापानी विचार के बारे में बताता है। मिसोगी का मतलब है ऐसा कठिन काम चुनना जिसे पूरा करने की संभावना सिर्फ 50% हो। न बहुत आसान, न पूरी तरह नामुमकिन। ऐसा काम जो आपको आपकी सीमा के बिल्कुल किनारे तक ले जाए। लेखक को एहसास होता है कि आधुनिक जीवन में हम ज्यादातर वही काम करते हैं जिनमें हम पहले से अच्छे होते हैं। हमें असफल होने का डर लगता है, लेकिन मिसोगी सिखाता है कि असफलता भी सीखने का हिस्सा है। जब इंसान खुद को ऐसी चुनौती देता है जिसमें हार का डर हो, तब उसका व्यक्तित्व बदलता है। जंगल में बिताया गया हर दिन एक मिसोगी जैसा होता है, कभी भूख, कभी ठंड, कभी डर। लेकिन इन्हीं अनुभवों में लेखक को अपने अंदर छुपी ताकत दिखने लगती है। एक और चीज जो उसे गहराई से प्रभावित करती है वो है चुप्पी, पूरी तरह की खामोशी। न गाड़ियों की आवाज, न फोन की घंटी, न इंसानों की भीड़। शुरुआत में ये चुप्पी अजीब लगती है, दिमाग बेचैन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही चुप्पी सुकून देने लगती है। लेखक बताता है कि आज की दुनिया में हम शोर के आदी हो चुके हैं। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, टीवी, म्यूजिक, सोशल मीडिया। लेकिन चुप्पी हमें हमारे विचारों के सामने बैठा देती है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इससे डरते हैं। वो देखता है कि जब इंसान कुछ समय बिना किसी बाहरी शोर के रहता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है, तनाव कम होता है, नींद गहरी आती है और भावनाएं साफ होने लगती हैं। किताब का एक बहुत अहम हिस्सा भूख को लेकर है। लेखक और उसके साथी कई दिनों तक सीमित खाने पर रहते हैं। शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए उससे कहीं कम मिलती है। शुरुआत में दिमाग सिर्फ खाने के बारे में सोचता है, हर बातचीत खाने पर आकर रुक जाती है। लेकिन कुछ समय बाद एक बदलाव आता है, स्वाद की परिभाषा बदल जाती है। साधारण सा खाना भी अमृत जैसा लगता है। लेखक को एहसास होता है कि आधुनिक दुनिया में हम बिना भूखे हुए ही खाते रहते हैं, इसलिए खाने की कद्र खत्म हो गई है। वो बताता है कि थोड़ी सी भूख शरीर के लिए फायदेमंद है। इससे इंसुलिन कंट्रोल होता है, दिमाग तेज बनता है और आत्म अनुशासन बढ़ता है। समस्या भूख नहीं बल्कि भूख से डर है। इसी तरह वो चलने और वजन उठाने की बात करता है। जंगल में उन्हें भारी वजन पीठ पर उठाकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये कोई जिम वर्कआउट नहीं होता जिसे जब चाहो रोक दो। यहाँ रुकने का मतलब पीछे रह जाना है। इस अनुभव से लेखक समझता है कि इंसान का शरीर ऐसे ही कामों के लिए बना है, प्राकृतिक, उपयोगी मेहनत, न कि मशीनों पर बैठे बैठे एक्सरसाइज करना और बाकी दिन कुर्सी पर बिताना। धीरे धीरे लेखक को यह एहसास होता है कि इंसान को खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़्यादा चीज़ें कई बार बोझ बन जाती हैं। कम साधनों में जीने से दिमाग हल्का हो जाता है। यात्रा के अंत की ओर लेखक एक गहरी बात कहता है। वो कहता है कि जिंदगी का मकसद हर तकलीफ से बचना नहीं, बल्कि जिंदगी का मकसद इतना मजबूत बनना है कि हम तकलीफ का सामना कर सकें। जब वो सभ्यता में लौटता है तो सब कुछ वैसा ही होता है, सड़कें, लोग, मोबाइल, काम, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब वो ठंड से नहीं घबराता, भूख से नहीं डरता, अकेले रहने से नहीं भागता।
किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जानबूझकर असुविधा जोड़ दें तो हम ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा खुश और ज़्यादा संतुलित इंसान बन सकते हैं। कभी पैदल चलना चुनना, कभी लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, कभी बिना फ़ोन के समय बिताना, कभी भूखे रहना, कभी कठिन काम चुनना, ये छोटी आदतें हमें फिर से इंसान बनाती हैं। क्योंकि आराम अच्छा है, लेकिन जब आराम ही जिंदगी बन जाए तब वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब यात्रा अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ बात सिर्फ शरीर की मेहनत या मानसिक मजबूती की नहीं रहती, बल्कि जीवन और मृत्यु की समझ की हो जाती है। लेखक महसूस करता है कि आधुनिक समाज ने मौत को जैसे छुपा दिया है। अस्पतालों, मशीनों और दवाओं के पीछे हम मृत्यु के बारे में बात करना भी अशुभ मानते हैं। लेकिन जंगल में मौत कोई छुपी हुई चीज नहीं है, वो सामने होती है, साफ और ईमानदार। लेखक जब पहली बार किसी जानवर का शिकार करने का हिस्सा बनता है तो वो अनुभव उसे अंदर तक हिला देता है। ये किसी फिल्म या वीडियो जैसा नहीं होता। वहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई कट नहीं, बस जीवन और मृत्यु का सीधा सामना। उस पल उसे एहसास होता है कि जो मांस हम रोज खाते हैं वो कभी एक जीव था, और इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं है। लेकिन इसी स्वीकार्यता में एक गहरी कृतज्ञता भी जन्म लेती है। खाना अब सिर्फ स्वाद नहीं रहता, वो सम्मान बन जाता है। लेखक बताता है कि जब आप जीवन की कीमत समझते हैं तब आप जीवन को हल्के में नहीं लेते। यहीं से वो मृत्यु के डर पर बात करता है। वो कहता है कि मृत्यु से भागने के बजाय अगर हम उसे स्वीकार करना सीख लें तो जीवन और भी कीमती लगने लगता है। कुछ संस्कृतियों में रोज मौत के बारे में सोचना ही कमतियास है, ताकि इंसान ये ना भूले कि समय सीमित है। लेखक को एहसास होता है कि आधुनिक जीवन में हम भविष्य की योजनाओं और सुरक्षा में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। जंगल में भविष्य का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हर दिन, हर पल की अहमियत बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण विषय आता है गति। शहरों में जिंदगी बहुत तेज है, जल्दी उठो, जल्दी पहुंचो, जल्दी जवाब दो। लेकिन जंगल में समय अलग तरह से चलता है। वहां जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो गलती होती है, और गलती जानलेवा भी हो सकती है। धीमी गति लेखक को सिखाती है कि हर चीज तुरंत नहीं चाहिए। धैर्य, प्रतीक्षा और ठहराव भी जिंदगी के जरूरी हिस्से हैं। वो महसूस करता है कि उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ हो गई है, दिमाग में शोर कम हो गया है। यात्रा के अंतिम दिनों में शरीर पूरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी संतुष्टि होती है। लेखक इसे अर्जित थकान कहता है, ऐसी थकान जिसमें पछतावा नहीं होता। ये वो थकान है जो किसी अर्थपूर्ण काम के बाद आती है। वो तुलना करता है आधुनिक थकान से, जो बिना कुछ हासिल किए आती है, स्क्रीन देखने से, बैठने से, मानसिक तनाव से, और बताता है कि शरीर की मेहनत से आई थकान दिमाग को ठीक करती है। किताब का एक बड़ा संदेश यही है कि इंसान को हर दिन जिम या जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान को चुनौती की ज़रूरत है, कुछ ऐसा जो उसे थोड़ा डराए, थोड़ा थकाए और थोड़ा असहज बनाए। लेखक कहता है कि असुविधा कोई दुश्मन नहीं है, ये एक शिक्षक है। ये हमें बताती है कि हम जिंदा हैं। ये हमें हमारी सीमाओं से बाहर झांकने का मौका देती है। वो आधुनिक जीवन के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे सबक छोड़ता है, जैसे कभी जानबूझकर फ़ोन से दूर रहो, कभी जानबूझकर आसान रास्ता मत चुनो, कभी जानबूझकर भूख को महसूस करो, कभी जानबूझकर ठंड या गर्मी सहो, कभी जानबूझकर अकेले बैठो। ये सब छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमें फिर से मजबूत बनाते हैं। लेखक अंत में कहता है कि आराम की कोई बुराई नहीं है। समस्या तब होती है जब आराम ही हमारा लक्ष्य बन जाए। इंसान को आराम और चुनौती के बीच संतुलन चाहिए। बहुत ज़्यादा दर्द भी गलत है और बहुत ज़्यादा आराम भी। असल खुशी उस जगह मिलती है जहां हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें लगता है कि हमने आज कुछ मुश्किल किया, लेकिन किया। यात्रा खत्म होती है लेकिन सीख खत्म नहीं होती। लेखक जब वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटता है तो वो जंगल को अपने साथ ले आता है। हर कठिन काम में, हर असहज मोड़ पर वो उसी अनुभव को याद करता है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें कभी कभी आराम छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। लेखक जब पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ है। जंगल, ठंड, भूख और खतरे सिर्फ माध्यम थे। असली सीख ये थी कि इंसान खुद को कितना कम आंकता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक बहुत ही सुरक्षित दायरे में जीते हैं। वही काम, वही रास्ते, वही आदतें। हमें लगता है कि यही स्थिरता है, लेकिन असल में यही ठहराव धीरे धीरे हमें खोखला बना देता है। लेखक कहता है कि इंसान को बढ़ने के लिए असहज होना ही पड़ता है।
जैसे मांसपेशियां बिना तनाव के मजबूत नहीं होती, वैसे ही इंसान बिना चुनौती के विकसित नहीं होता। वो ये भी साफ करता है कि असुविधा का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर ऐसे हालात चुनना जहां आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़े, जहां आपको पूरी तरह मौजूद रहना पड़े, जहां आपकी पूरी क्षमता काम में आए। लेखक इस बात पर जोर देता है कि आधुनिक समाज ने हमें ये सिखा दिया है कि आराम ही सफलता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो आज सबसे आरामदायक जीवन जीने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश और स्वस्थ होते, जबकि हकीकत इससे उल्टी है। तनाव, चिंता, अवसाद और शारीरिक बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसका कारण ये है कि हमने अपनी जिंदगी से प्राकृतिक संघर्ष हटा दिया है। अब संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया है। अब वो शरीर में नहीं, दिमाग में जमा हो गया है। किताब का अंतिम संदेश बहुत सीधा और ईमानदार है। अगर आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो और चीजें जोड़ने की बजाय कुछ आराम कम करना शुरू कीजिए। हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो थोड़ा मुश्किल था। जरूरी नहीं कि वो बड़ा एडवेंचर हो। कभी पैदल चलना, कभी ठंडे पानी से नहाना, कभी बिना फोन के खाना खाना, कभी अकेले बैठकर सोचना, कभी देर तक भूख को महसूस करना, कभी वो काम करना जिससे आप बचते आए हैं। ये छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपको मजबूत बनाते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सहन शक्ति लौटती है और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। लेखक कहता है कि असली आज़ादी आराम में नहीं बल्कि क्षमता में होती है। जब आपको पता होता है कि आप मुश्किल हालात संभाल सकते हैं, तब आप दुनिया से नहीं डरते, तब जीवन आपको भारी नहीं लगता। यही वजह है कि यात्रा खत्म होने के बाद भी जंगल लेखक के साथ रहता है, हर कठिन दिन में, हर चुनौती में, हर असहज फैसले में, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि इंसान को बचाने वाली चीज़ आराम नहीं है बल्कि ताकत है, और ताकत सिर्फ चुनौती से आती है। अब एक आखिरी बात, श्रोता के नाम। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कहानी आपसे जुड़ी है। शायद आप भी महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी है। शायद आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फिर से जोश, स्पष्टता और गहराई लौट आए। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए। आराम को पूरी तरह मत छोड़िए, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। थोड़ी सी असुविधा को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। याद रखिए, आराम आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन चुनौती आपको जिंदा रखती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक सार पसंद आया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आप आज से कौन सी एक असुविधा अपनाने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक याद रखिए, थोड़ा असहज होना ही शायद सबसे आरामदायक रास्ता है।